नमस्कार, दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय और आज के इंडेप्थ कार्यक्रम में बात करेंगे GRAP यानी कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। इस पर बात करेंगे, जानेंगे ये क्या है और सरकार इसे क्यों लेकर के आई है, इसके प्रयोग क्या है। लेकिन उससे पहले हम ये जान ले कि इसकी आवश्यकता क्या थी। अभी हाल ही में साल 2022 में एक स्विस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है IQ एयर। इस स्विस संस्था ने एक प्रयोग किया, दुनिया के करीब 117 देशों से आंकड़े इकट्ठा किए गए PM 2.5 के, जो कि एक प्रकार का पॉल्यूटेंट होता है। तो उन आंकड़ों में करीब 6475 शहर शामिल थे पूरी दुनिया से, और उनकी जो एयर क्वालिटी थी उसके आंकड़े इकट्ठा किए गए और पाया गया कि भारत के करीब 35 ऐसे शहर हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड हैं। और इन सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड शहरों में भारत का जो शहर था भीलवाड़ा, वो भारत में टॉप कर गया। यानी कि इतना ज्यादा पॉल्यूशन भारत के अंदर है कि दुनिया के अंदर 35 शहर केवल भारत से आ सकते हैं। और भीलवाड़ा के साथ लगते भारत की राजधानी यानी कि दिल्ली में हाल कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। अभी सर्दियां आने वाली हैं और आप जानते हैं कि जब जब सर्दियां आती हैं, जब जब दिवाली के बाद जो पटाखों से होने वाला जो प्रदूषण है वो बढ़ता है या अन्य किसी प्रकार से बढ़ता है, उसके लिए भारत सरकार के पास अभी तक कोई एक्शन प्लान नहीं था, या कहीं कि दिल्ली सरकार के पास नहीं था कि किस प्रकार से उससे आप कॉम्बैट कर सकते हैं, उसे कम कर सकते हैं। लेकिन अब सरकार ने का ये प्रयास है कि वो इस पोल्यूशन से लड़ेंगे और इस पोल्यूशन को कम करेंगे। न सिर्फ कम करेंगे बल्कि सामान्य रखने का प्रयास करेंगे। उसी के लिए भारत सरकार ने एक एक्शन प्लान तैयार किया है जिसका नाम है GRAP यानी कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, यानी कि स्तरीय कार्य प्रणाली के तौर पर हम इस प्रदूषण को कम करेंगे। हम जानेंगे कि क्या है, किस प्रकार से काम करता है, इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं और कौन कौन सी संस्थाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हम क्या क्या डिस्कशन इस सेशन में करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि GRAP है क्या। GRAP फुल फॉर्म क्या है, ये निकाय क्या है, कैसे काम करता है। इसके अलावा जो प्रदूषण से संबंधित अन्य निकाय हैं जो अब तक कार्य कर रहे थे और अब GRAP के अंडर में आकर के वो एक संस्थान है जिसका बाद में जिक्र करेंगे, उसके अंतर्गत ये कार्य करेंगे। और पिछला जो साल था उसके बनिस्पत इस साल हम क्या अलग करने वाले हैं जिससे हम प्रदूषण से अच्छे बेहतर तरीके से लड़ पाएंगे। इसके अलावा अन्य कौन से नियंत्रक हैं जिनके जरिए हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं, या सरकार जिससे प्रदूषण को कम कर सकती है। नागरिकों के लिए क्या दिशा निर्देश है, यानी कि आम जनमानस, आम आदमी कैसे प्रदूषण को कम कर सकता है। ये जो एक्शन प्लान है GRAP, इसको कौन लागू करेगा, कौन सा निकाय है जो इसको लागू करेगा और सरकार ने इसकी जिम्मेदारी दरअसल किसे दी है, उस पर बात करेंगे। जो स्तरीय दिशा निर्देश है, जो कैटेगोरिक जो डिवीजन है, वो किस प्रकार से किया गया है कि कौन सा एक्शन प्लान हम कब लागू करेंगे और कौन से जो पैरामीटर्स हैं वो कब एक्टिवेट होंगे। इसके अलावा जो इसे लागू करेगा वो निकाय कौन सा है और उसके अंतर्गत जो आने वाले सदस्य हैं या अन्य जो पदाधिकारी हैं वो कौन होंगे। अंत में देखेंगे कि इसका सारगर्भित नतीजा क्या निकलेगा और अंत में एक प्रश्न जो आपकी तैयारी में आपको हेल्प कर सकता है और आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे समाचार से। जैसे मैंने आपको कहा कि GRAP सरकार लागू करने वाली है, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, जो कि प्रदूषण को कम करने के लिए होगा। तो ये है क्या, GRAP क्या है? GRAP है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। इसके लिए टू कॉम्बैट पोल्यूशन, और पोल्यूशन को और ज्यादा न बढ़ने दें, वो जहां पर है वहीं रुक जाए या उससे नीचे चला जाए, इसके लिए आपातकालीन उपाय कुछ भारत सरकार ने किए हैं। उन आपातकालीन उपायों के सेट को ही हम GRAP कहते हैं। वही हमारा एक्शन प्लान है कि जब प्रदूषण बढ़े तो उसको कम करने के लिए हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, उन उपायों का सेट, उनकी सूची, ये GRAP है। अभी दिल्ली में फिलहाल पुअर कंडीशन में है। पुअर कंडीशन ये आगे हम डिस्कस करेंगे पूरे एक चार्ट में, ये कौन सी एयर क्वालिटी किसके अंडर आती है। जैसे पुअर है, वेरी पुअर है, सीवियर है और सीवियर प्लस है, ये 4 कैटेगरीज होती हैं। तो अभी दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो पुअर में है, यानी कि खराब में है। इसे लागू कौन करेगा? इसे लागू करेगा CAQM यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ये क्या है? ये भारत सरकार ने CAQM को अक्टूबर 2020 में एक ऑर्डिनेंस के द्वारा अधिसूचित किया था। ये एक 20 मेंबर बॉडी है, इसमें 20 मेंबर्स होते हैं और लगभग, या कहें कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि सांविधिक बॉडी
का ये दर्जा रखती है। ये ओवरराइड करती है पावर्स को जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स होते हैं, जिसको पीसीबी बोलते हैं। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हर राज्य में एक होता है, जैसे हरियाणा में है, पंजाब में है, राजस्थान, यूपी और दिल्ली। तो इन सब के जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं उनको ओवरराइड करता है CAQB। 2020 अक्टूबर में भारत सरकार ने गठित किया, किस लिए? कि वो दिल्ली और उसके आसपास जो NCR जिसको बोलते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन, उसमें होने वाले पोल्यूशन को नियंत्रित कर सके या कम कर सके। उसके लिए CAQB का गठन किया गया था, क्योंकि जब बहुत सारे स्टेट्स होते हैं और उनके अलग अलग पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स होते हैं, तो उनकी अपनी अपनी कार्य प्रणाली होती है, वो अपने हिसाब से कार्य करते हैं। तो उन सबको एक समन्वित रूप में इकट्ठा करने के लिए और एक साथ लेके आने के लिए CAQB का गठन किया गया था, जिसने एक प्लान बनाया GRAP, जो NCR और दिल्ली से लगने वाले जो अन्य इलाके हैं और साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पोल्यूशन को कम करने का कार्य करेगा GRAP के माध्यम से। GRAP क्या है उसको आगे देखेंगे, एक्शन प्लान क्या है उसको आगे देखते चलेंगे। अब जैसा मैंने आपको पहले कहा कि चरण होते हैं बहुत सारे पोल्यूशन के, 4 चरण CAQB ने डिसाइड किए हैं। CAQB ने 4 तरीके से पोल्यूशन को रिकॉग्नाइज किया है, और वो 4 चरण कौन कौन से हैं? कि पोल्यूशन जब पहला होगा वो होगा खराब। देखिए, आप 200 से, अगर आपका 200 से कम है, यानी कि ये जो AQI है, AQI में बहुत सारे और मानक होते हैं जिनका हम आगे जिक्र करते चलेंगे कि AQI निर्धारित कैसे होता है। आप मान लीजिए कि PM 2.5 है, PM 10 है, और ओजोन है जिसको O3 बोलते हैं, फिर सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं। इस प्रकार से जो वेरियस पॉल्यूटेंट्स होते हैं, उन पॉल्यूटेंट्स के कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं AQI। यानी कि आपकी एयर में कौन सा पॉल्यूटेंट कितनी मात्रा में है, उससे डिसाइड होगा कि आपका कंबाइंड AQI जो है वो कितना है। तो कहा गया है कि 200 से अगर कम है तो वो सामान्य है। इतना पोल्यूशन एयर में रहता है और रहेगा जिन कंडीशंस में आज हम जिंदा हैं, रह रहे हैं, क्योंकि हम मोटर व्हीकल के जमाने में, हम कारखानों के जमाने में, हम कंस्ट्रक्शन के जमाने में हैं, हम ऐसे पोल्यूशन के जमाने में हैं जो हमें आवश्यक है, आवश्यक बुराई है हमारे लिए। तो इसमें कहा गया कि अगर 200 से कम आपका AQI है तो आप नॉर्मल कंडीशन में है, आपके लिए डरने की कोई बात नहीं है। आपका शरीर, आपका जो तंत्र है वो इसको ठीक कर सकता है। लेकिन अगर आप 200 से 300 के बीच हैं, अगर AQI 200 से 300 के बीच में है तो वो खराब है। और अभी दिल्ली की एयर क्वालिटी जो है खराब है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है खराब है। और 300 से 400 में जाएंगे तो बहुत खराब हो जाएगा, इनकी वेरी पुअर हो जाएगा। सीवियर तब होगा जब जो लोग जिन्हें बीमारियां हैं, किसी प्रकार की क्रॉनिक डिजीज है या सांस से संबंधित जिनको बीमारियां हैं, उनके लिए खतरे की स्थिति पैदा हो जाती है, उन्हें सांस लेना मुश्किल हो जाता है, या अन्य किसी प्रकार की जो बीमारियां हैं वो बढ़ने लगती हैं। और सीवियर प्लस जो श्रेणी है, यानी कि 450 450 से अधिक जब ये हो जाता है तो वो सीवियर प्लस हो जाता है। उसमें आपको अनुमति नहीं है बाहर जाने की। आपके लिए ये अच्छा है कि अगर आप बाहर ना जाएं, अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है तो। अब जो CAQB का ये प्लान है, GRAP, ये भारत मौसम विज्ञान विभाग, जिसको IMD बोलते हैं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसको हम कई बार साधारण भाषा में मौसम विभाग भी बोल देते हैं, तो वो मौसम विभाग IMD है। और एक अन्य संस्थान है IITM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, IITM। इन 2 संस्थानों की मदद से इसको, किसको? GRAP को CAQB लागू करने का विचार रखता है। उनकी जो सलाह होगी, उनका जो अनुमान होगा, और उनकी जो अन्य किसी भी प्रकार की सूचनाएं या संभावनाएं दिखेंगी, उस पर काम करेगा GRAP। अब देखिए, भारत मौसम विभाग का यहाँ पर कार्य क्या है, IMD का कार्य क्या है? इनका कहना है कि जब भी मौसम खराब होगा, जब भी कंडीशन सीवियर होने वाली होगी, मान लीजिए दिवाली आने वाली है, 25 अक्टूबर मानिए, तो 25 अक्टूबर को भारत मौसम विभाग 22 अक्टूबर को ये कह सकता है कि 25 को दिवाली है और दिवाली के बाद कंडीशन सीवियर होने वाली है, तो आप अपना जो एक्शन प्लान है उसको लेकर के आ जाइए, उसको लागू कर दीजिए, उसकी अगली स्टेज में चले जाइए। तो इस प्रकार की जो सुझाव हैं IMD के या IITM के, उनको लागू करने के लिए इनकी आवश्यकता है। इसके अलावा इसरो का सहयोग भी CAQB लेने वाला है। इसरो आपको ये बता सकते हैं कि कंडीशन कितनी सीवियर होने वाली है, या अन्य जो उपग्रही जानकारियां हैं वो इनको दे सकते हैं। इसके अलावा जब ये एक्शन जो प्लान जो है लागू होने वाला है, इस एक्शन प्लान में मान लीजिए 4 स्टेजेस हैं, मानिए नहीं 4 स्टेजेस हैं।
तो 4 स्टेजेस में मान लिया पहली स्टेज लागू हो गई कि जब जब क्वालिटी बिगड़ेगी, जब जब एयर क्वालिटी बिगड़ेगी तब तब उसकी अगली स्टेज लागू हो जाएगी। मान लीजिए हम पुअर से वेरी पुअर में चले गए और वेरी पुअर से सीवियर में जाने वाले हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि जो उपाय हमने स्टेज 1 में लागू कर रखे थे वो स्टेज 2 के बाद निरस्त हो जाएंगे। नहीं, वो उपाय भी लागू रहेंगे। उसके अलावा जो स्टेज 2 के उपाय हैं वो उसके ऊपर से लागू हो जाएंगे। ओवरराइड कोई किसी को नहीं करेगा, एक के साथ एक लागू रहेंगे। ये प्लान पहले भी लागू थे, जो जीआरएपी है वो पहले भी लागू था, लेकिन इस बार के और पहले वाले में क्या अंतर है ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जैसा मैंने आपको कहा कि सीएक्यूबी ने इसको संशोधित किया है इस बार। ये सबसे पहली बार 2017 में लागू किया गया था, अधिसूचित किया गया था पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जनवरी 2017 में। जब हम बहुत बात करते थे कि पोल्यूशन बढ़ गया है, पोल्यूशन को करना चाहिए, सरकार को एक्शन लेना चाहिए, तब 2017 में इसको लागू किया गया था। और लागू क्यों किया गया था आप जानते होंगे, एक बोर्ड है पीपीसीबी। जैसे मैंने आपको कहा ना कि पीसीबी होते हैं 7 स्टेट में, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होते हैं, तो उसी प्रकार का एक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेंटर में भी होता है केंद्र सरकार के पास। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी, उसने एक कार्य योजना दी थी काम करने के लिए, जिसे इस मंत्रालय ने लागू किया था। तो उसके सुझाव पर इसको लागू किया गया था 2017 में। नवंबर 2016 में इसकी सिफारिश की गई थी, तो 1 महीने के अंदर ही इसे लागू कर दिया गया था, क्योंकि बहुत त्वरित कार्रवाई वो की गई थी और बहुत जल्दी से उसे लागू करना था। पहले से लागू कौन करता था? मान लीजिए अभी पीएचईडी, जैसा मैंने आपको कहा, जैसे अक्टूबर 2020 में बनाया गया था, अब तो ये लागू करते हैं, लेकिन पहले लागू करते थे पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण, जिसे अब भंग कर दिया गया है। और भंग करने के बाद से सीएपीडी बनाया गया। जब से सीएपीडी इस पर कार्य करता रहा है, पहले पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण प्राधिकरण ये अथॉरिटी से लागू करते हैं। 2021 से मैंने आपको कहा कि सीएपीडी इसको लागू करता रहा। तो अब बदलाव देखते हैं कि बदलाव क्या हुए पहले और बाद में। जो हमने कहा कि 2017 में एक अलग अथॉरिटी करती थी, 2020 के बाद से एक अलग अथॉरिटी आ गई, और पिछले साल भी लागू रहा, इस साल भी लागू होगा। तो इनमें परिवर्तन क्या होगा? तो पहले क्या था कि पहले हम वेट करते, हम प्रोएक्टिव नहीं थे, हम रिएक्टिव थे, हम वेट करते थे अच्छा अब ये होगा फिर हम उस पर कार्रवाई करेंगे। अब क्या हो गया कि जब जैसे ही पॉल्यूशन पहुंचने वाला होगा, मान लीजिए आपको उदाहरण दिया कि अक्टूबर 25 को दिवाली है, हमें पता है दिवाली के बाद पॉल्यूशन बढ़ेगा, तो पॉल्यूशन जब 25 अक्टूबर को बढ़ने वाला है, तो हम क्या करेंगे कि 22 अक्टूबर से अपने एक्शन प्लान को लागू कर देंगे, जिससे जो होने वाला पॉल्यूशन है उसको हम कंट्रोल कर सकें या एक हद तक उस पर काबू पा सकें। तो अब क्या होगा कि पूर्वानुमान पर हम कार्य करेंगे। अब हम चीजें होने का वेट नहीं करेंगे, और एक ऐसा नहीं करेंगे कि हमारा AQI वहां पहुंच जाएगा तब हम काम करेंगे। हम प्रोएक्टिव होंगे, हम रिएक्टिव नहीं होंगे। हम पूर्वानुमान लगाएंगे कि अच्छा ये हो सकता है, तो हमें इसको कम करना है, कैसे करेंगे, इसका एक्शन प्लान हमारे पास है। पहले जो जीआरएपी का पुराना संस्करण था, उसमें हम PM 2.5 और PM 10 की सांद्रता देखते थे, यानी कि जो जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं, तो बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स में ये 2 पॉल्यूटेंट्स भी हैं। अभी क्या था कि हम PM 2.5 और PM 10 की सांद्रता को देखते थे कि इनका कंसंट्रेशन कितना है, इनके कंसंट्रेशन को कम करना है, जबकि ऐसा नहीं है भाई। हवा में बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं, तो PM 2.5 और PM 10 अकेले तो नहीं है, तो और जो बाकी हमारे पॉल्यूटेंट्स रह गए उन पर हमारा कोई ध्यान नहीं था। इस बार हमने कहा कि नहीं, हवा जो है वो खराब होती है बाकी पॉल्यूटेंट से भी, जैसे ओजोन, O3, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन के अन्य ऑक्साइड, जैसे नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड हो गया, इस प्रकार से। तो बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं, सल्फर के भी बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं। तो वो उनकी सांद्रता कितनी है वायु में, उनकी सांद्रता को भी मद्देनजर रखते हुए वो कितना पॉल्यूशन कर रहे हैं उसको भी हम कम करेंगे। और जो PM 2.5 और 10 है वो तो होंगे ही। तो 2 मेन इस बार परिवर्तन आए हैं। एक तो हम पूर्वानुमान करेंगे कि अच्छा ये हो सकता है तो हम रोकें, और दूसरा जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनकी मात्रा हमने बढ़ा दी है, कि हमने पॉल्यूटेंट्स का दायरा बढ़ा दिया कि हम हर प्रकार के पॉल्यूटेंट से लड़ेंगे और उसको काबू करने का प्रयास करेंगे। अब इसे लागू कौन करेगा? जो हमारा जो ग्राफ है जीआरएपी ग्रेडेड एक्शन प्लान जो है CAQB जिसे लागू करेगा, उसके जो सदस्य हैं वो कौन कौन होंगे। जो हमने कहा कि CAQB से लागू करें, तो CAQB के अंतर्गत जो निकाय बनेगा उसमें कौन कौन से लोग होंगे। तो एक उप समिति बनाई गई है CAQB के द्वारा। CAQB ने अपने अंतर्गत एक उप समिति का गठन किया है, जिसके अंतर्गत
CAQB के कुछ अधिकारी होंगे, माफ कीजिएगा मैं इसे CAQB बोल रहा हूँ, ये CAQM है, बार बार शायद मैंने इसे CAQB कहा है, तो उसको आप CAQM माने, आगे से हम ध्यान रखेंगे। तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कुछ सदस्य होंगे जो मेंबर सेक्रेटरीज हैं। इसके अलावा IMD और IITM, देखिए इसमें 4 ही मेन जो है वो शेयर होल्डर या आप कह सकते हैं हितधारक है। जैसे IMD है, IITM है, इसके अलावा ISRO है, CAQB है, ठीक है, CAQM। तो इनके ही पदाधिकारी और इनके ही ऑफिसर्स, इनके ही कर्मचारी इसमें हो सकते हैं। तो एक तो CAQB के अधिकारी हो गए, और जो प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड है अलग अलग राज्यों के ये हैं, जैसे यूपी से कोई है, हरियाणा से कोई है, पंजाब से कोई है, दिल्ली से कोई है, ठीक है। और जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं दिल्ली के, उनके जो मेंबर सेक्रेटरीज हैं वो इसके पार्ट होंगे, वो इसके सदस्य होंगे, किसके, एक उप समिति के जो CAQM ने बनाई है इस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और GRAP को लागू करने के लिए। डॉक्टर TK जोशी होंगे, डॉक्टर TK जोशी हेल्थ एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर TK जोशी मौलाना आजाद मेडिकल इंस्टीट्यूट में हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं। इसके अलावा जो ये उप समिति होगी, इसकी बैठकें रेगुलर इंटरवल्स पर होनी पड़ेंगी। और एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, आप देखिए CAQM ने ये कमेटी बनाई है और उसमें अलग अलग प्रकार के लोग आ गए हैं, उसमें स्टेट्स के भी लोग आए हैं, उसमें अलग अलग जो प्राधिकरण है उनके लोग भी आए हैं, जैसे IMD है और IITM है, तो इनके बहुत सारे सदस्य इसमें शामिल हो गए हैं। अब जब कोई कंफ्लिक्ट इनमें होगा, ये कमेटी जब ये कहेगी कि नहीं हमारे कंफ्लिक्ट्स हैं, तो उस वक्त CAQM यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है, उसकी बात ओवरराइड करेगी इस समिति की किसी भी बात से। ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि जब इसे बनाया गया था तो ये सारे जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं उसको ओवरराइड करता था, उसको सुपरसीड करता था। तो अब जब ये बात कहेगा, उसकी बात इस उप समिति की किसी भी बात से ऊपर रहेगी, क्योंकि ये इनके पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को ओवरराइड करता है, ठीक। और ये जो समिति सुझाव देगी, जिसका हमने कहा कि एक उप समिति है, वो जो भी सुझाव देगी उसके सारे उपायों को लागू कौन करेगा, क्योंकि लागू करने के लिए कोई अलग से बॉडी नहीं आएगी कहीं से, या CAQM उसको बना नहीं देगा, तो लागू कौन करेगा, जो राज्यों के प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड हैं, यानी कि जो PCPs हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं, अन्य संबंधित विभाग हैं या एजेंसियां हैं, वो इसको लागू करने का जिम्मा उठाएंगे, इसकी कार्रवाई को पूरा करेंगे। इसके अलावा जो निर्देश है उसमें यातायात पुलिस यानी कि ट्रैफिक कंट्रोल और परिवहन विभाग और जो सड़क निर्माण एजेंसियां हैं उनको भी इसमें शामिल किया जा सकता है, वो भी इसका हिस्सा हो सकती हैं, उनसे भी आवश्यकता पड़ने पर कार्य लिया जा सकता है, ऐसे दिशा निर्देश हैं। इसके अलावा जो कार्रवाई का AQI स्तर है, मान लीजिए कि हम कार्रवाई करने वाले हैं अभी, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अभी हमारा AQI 300 से नीचे है, कितना है 230 मान लीजिए, अभी जैसे 230 है, हमें पता है कि कुछ दिनों बाद ये 300 क्रॉस करने वाला है। तो हम क्या करेंगे कि अपनी जो कार्रवाई है, अपनी जो स्टेज है, जो हम आपातकालीन उपाय जो करने वाले हैं पोल्यूशन को कम करने के लिए, वो हम तभी शुरू कर देंगे जब पोल्यूशन 270 या माफ कीजिए 230 या 270 पर है, यानी कि हमें पता है कि 3 दिन बाद ये होने वाला है, तो उस वक्त ही हम अपनी कार्रवाई को शुरू कर देंगे, उसे वहां पहुंचने से रोकेंगे। अब देखते हैं कि जो GRAP है, ग्रेडेड जो हमारा एक्शन प्लान है, उस पर कार्रवाई कैसे होगी, वो क्या मानक हैं, वो क्या चीजें हैं जो हम पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए करने वाले हैं, एक एक करके देखेंगे। इसमें 4 चरण हैं, आप ये मानिए कि इसमें 4 स्टेजेस हैं और वो चरण के हिसाब से बटी हुई हैं। जैसे ये पहला चरण जो होगा, जो कार्रवाई हम इसमें करेंगे वो होगी जब हमारा AQI पुअर होगा, यानी कि खराब स्थिति में होगा, यानी कि जैसा अभी है, अभी जो GRAP हमने लागू किया है वो पुअर पे है। AQI जब हमारा है 201 से 300 पर है, AQI आप जानते हैं, तो AQI जब 200 से 300 के बीच होगा तो हमारा चरण 1 लागू होगा, और चरण 1 जब लागू होगा तो उसके अंदर हम क्या क्या कार्रवाई करेंगे, वो दिशा निर्देश इसमें है। इसी प्रकार 4 चरण हैं, जब हमारा AQI 200 से 300 होगा, जब हमारा 300 से 400 होगा, जब हमारा 450 से ऊपर होगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने अलग अलग कार्रवाइयां तय की हुई हैं 4 चरण में, कि जब इतना होगा तो हम ये करेंगे। यही है GRAP।
तो पहला जब चरण होगा उसमें हम 6 चीजें कर सकते हैं, जो दिशा निर्देश हमारे पास हैं उसके हिसाब से। पहला जो काम है, जैसा हमें पता है कि पोल्यूशन सबसे ज्यादा किससे होता है, तो ट्रैफिक से होता है, या तो कंस्ट्रक्शन वर्क से होता है, या फिर औद्योगिक जो हमारा पोल्यूशन है उससे होता है। तो चरण 1 इतना सीवियर नहीं है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो हम वो वाली कार्रवाइयां करेंगे जो पोल्यूशन ज्यादा करती हैं लेकिन पोल्यूशन को कम करने में बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभा सकती हैं, वो सारी कार्रवाइयां इसके अंतर्गत हैं। पहले क्या करेंगे, 500 स्क्वायर मीटर या उससे अधिक कोई भी ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट है जो कि धूल शमन निगरानी पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार का डिमोलिशन या निर्माण कार्य नहीं होगा। पहला एक्शन प्लान, अगर 500 स्क्वायर मीटर से बड़ा आपका एरिया है और इस पोर्टल पर अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आप वहां कोई कंस्ट्रक्शन या डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, पहला। दूसरा, सफाई जो है वो यंत्रीकृत होगी, माफ कीजिएगा, दोबारा बोलता हूं, सफाई जो है वो यंत्रीकृत होगी, यानी कि मशीनों से सफाई की जाएगी। और दूसरा कि सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाएगा, क्योंकि एक प्रकार का पोल्यूशन ये भी आपने देखा होगा कि बारिश में पोल्यूशन का स्तर जो है वो कम हो गया था, आपको आसमान दिखने शुरू हो गए थे, जो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड सिटीज जो है इंडिया की, वहां पर भी। तो पानी का छिड़काव करने से जो पार्टिकल्स हवा में फैलते हैं, उड़ते हैं, वो नहीं उड़ेंगे और पोल्यूशन वहां पे कम होगा। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, निर्माण स्थल जो है, हमने कहा कि कंस्ट्रक्शन से बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, तो पहले पॉइंट में भी हमने कंस्ट्रक्शन को कंट्रोल किया। और यहां पर फिर से जो कंस्ट्रक्शन साइट्स है वहां पर एंटी स्मॉग गन का उपयोग किया जाना चाहिए, वो मैंडेटरी है, उसको लागू कर दिया गया है, वो दिशा निर्देशों में है। अगर आप लागू नहीं करेंगे तो देन यू आर एलिजिबल फॉर अ फाइन और अदर फर्दर कार्रवाई। ठीक है। अगला पॉइंट जो है वो खुले में आप कचरा नहीं जलाएंगे, और इसके अलावा जो पीयूसी है, यानी कि प्रदूषण नियंत्रण मानदंड जो हमारे हैं, वो आपके पास होना चाहिए, यानी कि जिसको हम पोल्यूशन सर्टिफिकेट बोलते हैं व्हीकल्स के लिए, वो आपके पास पोल्यूशन होना चाहिए, और आप खुले में कोई कचरा नहीं जलाएंगे। ये सरकार के दिशा निर्देश इस जीआरएपी के अंडर में होंगे। इसके अलावा जो डिस्कॉम है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो है, जो बिजली वगैरह की आपूर्ति करती हैं, उनको कहा जाएगा कि आप बिजली कटौती नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जितनी ज्यादा लाइट रहेगी उतना ज्यादा आप ऑक्यूपाइड रहेंगे, या तो आप किसी कारखाने में हैं, या तो आप किसी कंपनी में हैं, आप अपने घर पर हैं, तो आपके पास यंत्रीकृत जो कार्य है वो करने के लिए पूरा पूरा समय रहेगा, इसलिए। और यातायात को कम किया जाएगा, यातायात भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस चीज में। तो यातायात को कम करने के लिए सरकार के दिशा निर्देश हैं कि जितने भी आपकी कंपनी में कर्मचारी हैं, या सरकारी जगह पर, या आप कहीं भी कार्य करते हैं, तो उनको ऐसे प्रमोट किया जाएगा कि आप अपने सारे कर्मचारियों को एक साथ बुलाइए, आप कम्युनिकेशन दीजिए उनको। ठीक है, कि आप एक स्थान से पिकअप करेंगे, दूसरे स्थान पर उनको छोड़ देंगे। अब अलग अलग जगहों से अलग अलग लोग जब आएंगे तो वो पोल्यूशन ज्यादा करेंगे, व्हीकल्स ज्यादा हो जाएंगे। तो व्हीकल्स को कम करने के लिए एकीकृत आवागमन, इसको कहा गया है, वो दिया जाएगा कर्मचारियों को, ऐसे दिशा निर्देश है। अब आता है दूसरा चरण। दूसरा चरण कितना होगा? दूसरा चरण जब हमारा 1/3 से 400 तक हो जाएगा, वहां पर हम लागू करेंगे चरण दूसरा। और दूसरे चरण में क्या होगा, उससे ज्यादा सीवियर मानक होंगे। और देखिए, हमने जैसा पहले कहा कि पुराने जो मानक है वो खत्म नहीं हो जाएंगे, पुराने मानक लागू रहेंगे। तो दूसरे में क्या होगा कि होटलों में जो तंदूर होते हैं उनको प्रयोग करने की, और जो लकड़ी है उसको जलाने की मंजूरी नहीं है। आप नेचुरल गैस है, आप जो सिलेंडर है, जो सीएनजी है, या जो अन्य प्रकार की जो प्रयोग होती है खाना बनाने में, वो आप प्रयोग करिए। इसके अलावा डीजल जनरेटर आप उपयोग नहीं कर सकेंगे, केवल आवश्यक और आपातकालीन। बहुत अच्छा रखा गया है कि आप आवश्यक और आपातकालीन प्रयोग केवल कर सकते हैं, जैसे अस्पताल में है वहां पर, या रेलवे, मेट्रो, हवाई अड्डे, या फिर अन्य जो जल पंपिंग स्टेशन है, या जो राष्ट्रीय महत्व की कोई परियोजना है, वहां पर आप सिर्फ ये कार्य कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते हैं। तीसरा जो है वो निजी परिवहन को रोकने का प्रयास किया जाएगा। अब आप मना तो कर नहीं सकते किसी को, तो रोका कैसे जाएगा? पार्किंग शुल्क बढ़ा देंगे। तो जब पार्किंग शुल्क बढ़ेंगे तो लोग सोचेंगे, ऐसा नहीं करते हैं तो फिर वो नहीं अपने निजी वाहन यूज करेंगे। तीसरा, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाया जाएगा, अतिरिक्त बेड़े खरीदे जाएंगे बसों के, और जो सेवा है उसकी आवृत्ति को बढ़ा दिया जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया जाएगा, और लोगों को प्रमोट किया जाएगा कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज करें। फिर आता है तीसरा, 401 से 450। आप ध्यान रखिए कि पुराने सारे मानक लागू हैं,
उसके जब अगली स्टेज आएगी, जब AQI इतना हो जाएगा तो थर्ड हम स्टेज में एंटर कर जाएंगे। और थर्ड स्टेज में क्या करेंगे कि निर्माण और विध्वंस की सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी जाएगी। ठीक है, कुछ गतिविधियां जारी रहेंगी, जैसे रेलवे, मेट्रो, जो सरकारी जो गतिविधियां हैं वो सारी लागू रहेंगी, और जो फ्लाईओवर वगैरह हैं वो सारे लागू रहेंगे। लेकिन इसका कहने का सीधा सा मतलब ये है कि आप अपने प्राइवेट स्पेस में कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं करें, क्योंकि सरकारी तो सब लागू है। तो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन को रोक दिया जाएगा जब थर्ड स्टेज में हम एंटर कर जाएंगे। इसमें दूसरी चीज जो क्या है कि उन उद्योगों को बंद कर दिया जाएगा जो पाइप्ड नेचुरल गैस की आपूर्ति पर नहीं चल रहे हैं। ठीक है, और दूसरा, जिनके पास स्वीकृत ईंधन को प्रयोग, जो स्वीकृत ईंधन होता है कि आप इस ईंधन का प्रयोग कर सकते हैं, उस ईंधन पर भी जो नहीं चल रहे हैं, उन उद्योगों को बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो नॉन PNG हैं, ठीक है, या जो स्वीकृत ईंधन पर नहीं चल रहे हैं, या दूसरा जिनके पास PNG सप्लाई नहीं है, उनको सिर्फ 5 दिन की इजाजत दी जाएगी कि आप 5 दिन चलाइए, फिर नहीं आप इसे चला सकते। ठीक है, और जो BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल जो 4 पहिया वाहन है, उन पर सरकार रोक लगा देगी। ये बहुत गंभीर है, क्योंकि यातायात से भी बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, तो सरकार BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल को बंद कर सकती है। ये थर्ड स्टेज में है। और फोर्थ जो है वो सबसे ज्यादा सीवियर स्टेज है, सबसे ज्यादा सीवियर स्टेज है पोल्यूशन कंट्रोल की, जहां पर AQI 450 से ऊपर हो जाता है। तो एक 450 का होने का मतलब है कि यू आर लिटरली लिविंग इन अ गैस चैम्बर। ठीक है, आप गैस चैम्बर में जी रहे हैं, इतना सीवियर हो जाता है। आप जो दिल्ली वाले हैं वो देख चुके हैं इस चीज को। तो उसमें क्या होगा कि जो ट्रक यातायात है उसको दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, एक्सेप्ट आवश्यक वस्तु CNG और इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर। जो CNG और इलेक्ट्रिक ट्रक हैं वो चलते रहेंगे। आवश्यक वस्तुओं की जो आवाजाही करते हैं, फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, दूध है, इस प्रकार की जो आवाजाही करते हैं वो चलते रहेंगे। इसके अलावा कोई भी अलग जो यातायात है वो ट्रक यातायात नहीं चलेगा, चाहे कोई भी हो, सर, इन तीनों को छोड़ करके। ठीक है, और जो दिल्ली में रजिस्टर्ड हैं जो व्हीकल्स, चाहे वो डीजल वाले हों, फिर उसमें चाहे मीडियम या हैवी ट्रक्स जो हैं, उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, एक्सेप्ट इनके। ठीक है, चाहे आप बाहर से आ रहे हो, चाहे आप दिल्ली के हो, अगर आप पोल्यूशन करते हैं, अगर आप CNG पे नहीं है, अगर आप इलेक्ट्रिक नहीं है, और अगर आप आवश्यक माल की आपूर्ति नहीं करते हैं, तो आपको रोक दिया जाएगा। BS4 पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ऐसा सरकार का कहना है। और जो NCR के जिले हैं उनमें डीजल वाले वाहन जो है उनके चलने पर भी रोक लगाई जा सकती है। ये फोर्थ कंडीशन में है, सीवियर कंडीशन में है। और उसके अलावा जो अन्य आपातकालीन जो उपाय है उसमें क्या हो सकता है कि आप स्कूलों को बंद कर सकते हैं, और D1 लागू कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट कर्मचारी हैं, जो कंपनीज में काम करते हैं, जैसे गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली, या जो फरीदाबाद के आसपास जो लोग हैं, जो अलग अलग MNCs में काम करते हैं या निजी कार्यालय उनके हैं, तो उसमें 50% को आपको वर्क फ्रॉम होम देना पड़ेगा। आप मैक्सिमम 50% से काम चलाइए, 50% पर आपको कार्य करना होगा। इसके अलावा सरकार ने दिशा निर्देश तो दे दिए हैं, लेकिन सिर्फ उन्हें सख्ताई से लागू करने से कुछ नहीं हो सकता। पोल्यूशन को अगर कंट्रोल करना है तो नागरिकों के लिए भी कुछ, जैसे हमने संविधान में बनाए ना कि नागरिकों के भी कुछ कर्तव्य हैं, अधिकार कुछ नहीं है, कर्तव्य भी कुछ है। तो इसी प्रकार नागरिकों के भी कुछ कर्तव्य हैं, जो हम अगर पालन करेंगे तो पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगे। जो सरकार की कार्य योजना है GRAP, उसको लागू करने में और उसको सक्सेसफुली लागू करवाने में हम अहम भूमिका निभा सकते हैं। कैसे? हमारे इन दिशा निर्देशों के जरिए। तो सबसे पहले तो सरकार का कहना है कि वाहन बंद रखें अपना, जब भी आप किसी भी रेड लाइट पर हो या किसी ऐसी जगह खड़े हो, ट्रैफिक में खड़े हो जहां आपके लिए इंजन चलाना आवश्यक नहीं है, आप अपना इंजन बंद कर दें। दूसरा, आपके पास पोल्यूशन जरूर होना चाहिए, यानी कि आपका जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट है वो आपके पास हमेशा होना चाहिए, आपको बनवाना चाहिए। अगर आपका व्हीकल पोल्यूशन ज्यादा करता है तो आपको उसे बदल देना चाहिए या उसके लिए कुछ उपाय करना चाहिए। लाल बत्ती पर इंजन बंद रखें, सरकार का निर्देश है। हो सके तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, अपना पर्सनल व्हीकल कम से कम यूज करें, जब तक आवश्यक ना हो ना करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आए जाएं। अपने ऑटोमोबाइल के जो एयर फिल्टर हैं उनको बदलवाते रहें, साफ करवाते रहें। हो सके तो घर से कार्य करें, वर्क फ्रॉम होम करें अगर आपकी कंपनी आपको अलाउ करती है तो। या इसके अलावा जो आप कर सकते हैं वो ये है कि कोयले और लकड़ी का प्रयोग ना करें, कोयले का प्रयोग ना करें और लकड़ी का प्रयोग ना करें। और जब बहुत ज्यादा कंडीशन खराब हो, जब AQI 450 से ज्यादा हो, हम फोर्थ चरण में हो, तो क्या करें
क्रॉनिक बीमारियों वाले जो बड़े लोग हैं, बूढ़े लोग हैं और जो बच्चे हैं, वो बाहर की गतिविधियों से बचें, बाहर ना जाएं। अगर आप घर में छोटे हैं, अगर आप घर के वरिष्ठ सदस्य हैं और अगर आप परिवार चलाने वाले हैं, तो ये इंश्योर करें कि आप अपने बच्चों को, अपने घर के बूढ़ों को नहीं जाने देंगे बाहर, जब फोर्थ कंडीशन, बहुत सीवियर प्लस कंडीशन, जब AQI की चल रही है। तो हम अपनी बात आज खत्म करते हैं। हमारा जो डिस्कशन था वो खत्म हो चुका है। अब हम देखेंगे कि इस विषय से संबंधित हम यूपीएससी में किस प्रकार से लाभ ले सकते हैं। तो एक PYQ 2011 में हमें मिला जो इस प्रकार के टॉपिक से आया था, तो आप उसको एक बार देखें, डिस्कस करें और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। सवाल मैं आपके लिए पढ़ता हूं। निम्नलिखित पर विचार करें। CO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, उपरोक्त में से कौन सा या कौन से ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले के दहन से उत्सर्जित होता या होते हैं? आपको बताना है कि जब विद्युत संयंत्रों में कोयला जलता है तो इनमें से कौन कौन से बनते हैं, कौन कौन से उत्सर्जित होते हैं, निकलते हैं। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन या ओनली 1, केवल एक, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, या ऑल ऑफ द अबव, 1 2 3। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं कि कौन सा है। अब देखते हैं कि आज की इस डिस्कशन से हम मेंस का, या जो कहें कि लिखित एक प्रश्न हम कौन सा डिस्कस कर सकते हैं, या जिसको आप घर पे लिख के देख सकते हैं। प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में होने वाले शीत प्रदूषण के आलोक में निवारक उपाय सुझाइए। जो पोल्यूशन होता है NCR में, दिल्ली में या अन्य किसी जगह पर, जैसा मैंने आपको शुरू में कहा कि IP एयर नाम की एक स्विस संस्था है जिसने वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया 2022 में जारी किया। उसने कहा कि 35 शहर भारत के ऐसे हैं जिनकी एयर क्वालिटी पूरी दुनिया में सबसे खराब है। भीलवाड़ा ने टॉप किया था और दिल्ली का स्थान भी बहुत ज्यादा ऊपर है। तो जब इतनी खराब क्वालिटी है तो दिल्ली में जो प्रदूषण होता है उसके आलोक में आपको बताना है। आप इसमें सरकार के जो GRA गाइडलाइंस उन सब का डिस्कशन कर सकते हैं और जो मान्यता की बात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फर्दर इसमें डिग इन डीप करना चाहते हैं तो खुद से सोचें, देखें और टटोलें अपने आसपास, तो रिपोर्ट निकालें और देखें कि हम इसमें क्या क्या अन्य सुझाव लागू कर सकते हैं। आज के इंडेक्स कार्यक्रम में इतना ही। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा तो सुझाव जरूर दें, प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। आप अन्य किस प्रकार के कार्यक्रम देखना चाहते हैं वो हमें जरूर बताएं और HT IAS चैनल हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।